कक्षा 11वीं में जो हमारा चैप्टर चल रहा है गति के नियम, आज उसमें हम पढ़ेंगे संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम देखेंगे और उसकी गणितीय व्याख्या करेंगे। तो संवेग क्या होता है? संवेग बराबर हम जानते हैं क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान गुणित वेग अर्थात द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। ये इसका क्या है? फॉर्मूला। संवेग कैसी राशि होती है? सदिश राशि। कैसी राशि होगी? सदिश राशि। यहाँ पे यदि हम इसका मात्रक निकालेंगे तो क्या बनेगा बताइए? मात्रक द्रव्यमान के लिए क्या लेंगे? किलोग्राम। द्रव्यमान के लिए क्या लेना पड़ेगा? किलोग्राम। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अब इसका विमी सूत्र बनाना होगा तो क्या करेंगे? विमी सूत्र बनाते हैं इसका। द्रव्यमान के लिए क्या आ जाएगा? कैपिटल एम, और उसकी पावर कितनी है? 1। तो यहां पे कितना लिखेंगे? कैपिटल एम। मीटर प्रति सेकंड, मीटर किसके लिए होता है? लंबाई के लिए। तो एल की पावर कितना है यहाँ पे? 1। एम एल हो गया, और बटे में क्या है? समय। तो बटे में क्या जाएगा? टी। ये टी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? टी का क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो एम एल टी माइनस क्या हो गया? 1। एम एल टी माइनस 1, या टी का इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं। ठीक है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, उसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम गुणित मीटर प्रति सेकंड। विमी सूत्र हो जाएगा एम एल टी माइनस 1। ऐसे ही आवेग है, संवेग और आवेग। तो आवेग का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? आवेग को हम कैसे दर्शाते हैं? आई से। तो कैपिटल आई इज इक्वल टू हो जाएगा बल गुणित समयांतर। क्या होता है? बल गुणित समयांतर। तो बल का मात्रक बनाएंगे तो बल का मात्रक क्या होता है? F बराबर हमने क्या पढ़ा है बताइए? F बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। यही होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो इसका मात्रक क्या हो गया यहाँ पे? किलोग्राम गुणित मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो बल की जगह में क्या रख देंगे? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और यहाँ पे डेल टी पहले से लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक और क्या आ जाएगा? एस आ गया। ठीक है। तो एक एस से एक एस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अब यहाँ पे कितना बचा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो आप देख रहे हैं आवेग का मात्रक किसके मात्रक के बराबर आ गया? संवेग के। तो इसका विमी सूत्र भी कैसा हो जाएगा? बराबर, सेम आएगा। तो आवेग का विमी सूत्र भी क्या होता है? एम एल टी माइनस क्या हो जाएगा? 1। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेग और संवेग का जो विमी सूत्र है वो कैसा है? बराबर है। और ऐसा क्वेश्चन काय में पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव में आते हैं ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में कि किन दो भौतिक राशियों के विमी सूत्र समान है। तो दो राशि लगातार दे देंगी ऑप्शन में, तो आपको कौन सा लगाना पड़ेगा? संवेग और आवेग। समझ में आया सभी को? अब हम संवेग संरक्षण का नियम, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, रेखी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेखी संवेग संरक्षण का नियम। रेखी संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य आरोपित ना किया जाए, कोई बाह्य आरोपित ना किया जाए तो निकाय का कुल रेखी संवेग संरक्षित रहता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा में इसके क्या आ जाएगा? नियम में, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए तो निकाय का कुल रेखी
संवेग नियत रहता है या संरक्षित रहता है। कुल रेखी संवेग नियत रहता है। तो हमने क्या बोला, बाह्य का मान कैसा होना चाहिए, कंडीशन क्या है, बाह्य कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तब निकाय का रेखी संवेग किसको बोलते हैं, कैपिटल पी, ये कैसा आता है, नियत आता है, नियत आता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, यहां पे ध्यान देना। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, बहुत अच्छे समझना इसको ध्यान से। पहले देखिए, यहां पे कोई बॉल ले ली हमने, क्या लिया है, बॉल। ये एक बड़ी सी बॉल है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, कैपिटल M। इसका द्रव्यमान कैपिटल M है। अभी ये बॉल कैसी है, स्थिर है, कैसी है, स्थिर है। इस पे कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। F का मान कितना है, 0। बाह्य बल क्या, कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। कंडीशन यही कहती है संवेग संरक्षण की कि निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, ठीक है। इसलिए यहां पे बाह्य बल कैसा हो गया, 0। अब इस बॉल में आप सोचिए, किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया हो या एक एनर्जी की वजह से, या तो अंदर की एनर्जी की वजह से, ठीक है, ये बॉल क्या हो जाए, दो भागों में टूट जाए। कैसी हो जाए, दो भागों में टूट जाए, ब्लास्ट हो जाए, ठीक है। तब हम देखेंगे दो भागों में ये टूट जाएगी इस प्रकार से, और बराबर भागों में टूटेगी। कैसे टूटेगी, बराबर भागों में। तो हमने ये देखा कि ये बॉल कैसी हुई, दो भागों में टूट गई। तो अभी इसका द्रव्यमान m था, तो अब कितना हो जाएगा इसका, m/2, और इसका कितना हो गया, m/2। ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये किस दिशा में जाएगी, ये कैसे पता चलेगा, किस दिशा में जाएगी, ये दोनों किस दिशा में जाएंगी। ये बॉल टूटेगी तो ये बॉल कैसी जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ये यदि v वेग से इधर जा रही है तो ये भी v वेग से किधर जाएगी, इस साइड। हो सकता है कि ये नेगेटिव हो जाए और ये कैसा हो, पॉजिटिव वेग हो। ये वाला वेग कैसा रहे, नेगेटिव, और ये वाला कैसे रहे, पॉजिटिव। तो हमने ये देखा कि ये दो भागों में टूट गई है, ठीक है। तो कंडीशन क्या कहती है, संवेग संरक्षण का नियम अब यहाँ पे प्रूव होगा। ये कैसा होगा, प्रूव होगा। कैसे देखना कि निकाय का कुल रेखी संवेग कैसा रहता है, 0। तो डेल पी का मान कितना है, 0 है। डेल पी का मान कितना है, 0 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां पे ध्यान देना, यदि इसको क्या कर दें, संवेग को जोड़ दे, संवेग के मान को क्या कर दें, जोड़ दें, जोड़ेंगे। तो P बराबर, यहां पे ध्यान देना, फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। P बराबर कितना होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। हम इसको सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पे कि कैसे रेखी संवेग नियत रहेगा, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पे P बराबर लिए तो पहला वाला द्रव्यमान कितना है, m/2, उसका वेग के साथ क्या हो गया, गुणा हो गया, ठीक है। प्लस यहां पे लेंगे m/2 और उसके साथ गुणा होगा तो ये v। देखे यहां पे ध्यान देना, अपोजिट डायरेक्शन में, ये कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मान कितना लेंगे, -v। कितना लेंगे, -v। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, P बराबर -m/2v प्लस m/2v। प्लस वाला और माइनस वाला आपस में कैसा हो गया, कैंसिल। तो रेखी संवेग P बराबर कितना आ गया, 0। तो हमने क्या देखा कि यदि किसी निकाय पर बाह्य बल ना लगाए, क्या ना लगाए, बाह्य बल, अपनी ही निकाय क्या करे, अपनी एनर्जी से या फिर किसी कारण से ब्लास्ट हो जाए, तो वो कितने भागों में टूटा, दो भागों में टूटा। लेकिन वो किस डायरेक्शन में जाएगा, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जाएगा। विपरीत डायरेक्शन में जाएगा तब निकाय का रेखी संवेग कितना होता है, 0। कैसा होगा, 0। और ये किसका सिद्धांत है, संवेग संरक्षण का नियम या सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। ऐसा ही आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सभी लोगों ने देखा है, शादियों में जाते हैं हम, कहाँ जाते हैं, शादियों में जाते हैं तो आपने देखा होगा पटाखे फोड़े जाते हैं ना, पटाखे फोड़ते हैं ना।
तो पटाखे क्या करते हैं, प्रक्षेप गति कर रहे हैं। मान लीजिए ये पटाखा है, ये गया है ऐसा, इसने क्या किया, प्रक्षेप गति किया। क्या किया, प्रक्षेप गति किया। अब ऊपर जाने के बाद यहां पर तो कोई बल नहीं लगा है ना उसको, वो डायरेक्ट अपनी ही एनर्जी से गया है ऊपर। ऊपर अपनी एनर्जी से जाता है ना, ऐसे फेंकते तो नहीं है हम, ऐसे फेंकते हैं क्या, नहीं फेंकते। अपनी ही एनर्जी से कहां जाता है वो, ऊपर। ऊपर जाने के बाद ये पटाखा इस टाइप से फूटता है, आपने देखा होगा, ऐसा 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 फूटता है, ये ऐसे ही फूटता है ना, ऐसे फूटता है। और तब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो वेग लग रहा है, ये दोनों चारों वेग देखो एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत है। विपरीत है मतलब क्या करते हैं, ये इनके रेखी संवेग को आपस में क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, है ना, क्योंकि दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि इसका रेखी संवेग कैसा हो जाता है, 0, क्योंकि एक पॉजिटिव वेग हो जाएगा और एक कैसा हो जाएगा, नेगेटिव वेग। यहाँ पे पॉजिटिव वेग हो गया तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव वेग। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे, तो जिसके कारण इसका रेखी संवेग कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। तो निकाय का कुल रेखी संवेग संरक्षित या नियत रहता है जब उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए, और यही क्या है, रेखी संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। सभी को समझ में आया। इसकी करते हैं गणितीय व्याख्या। क्या करेंगे, गणितीय व्याख्या करते हैं। गणितीय व्याख्या करेंगे। हम जानते हैं बाह्य बल न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, बाह्य बल अनुक्रमानुपाती होता है किसके, संवेग में परिवर्तन की दर। लेकिन परिवर्तन किसके साथ होता है, समय के साथ, ये हम जानते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, F बाह्य बल हो जाएगा ये आपका, बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल P अपॉन पे डेल T। संवेग में परिवर्तन की दर किसके साथ, समय के साथ। बाह्य बल का मान इतना होता है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। ठीक, यहां पे संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे तो F जो बाहर लग रहा है उसका मान कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसका मान कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जब इसका मान 0 हो गया तो डेल P अपॉन डेल T का मान भी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब हम इसको लिखेंगे 0 बराबर P अंतिम, अंतिम वाला P माइनस क्या हो जाएगा, प्रारंभिक। अंतिम P माइनस क्या करना पड़ेगा, प्रारंभिक। पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करें तो क्या आ जाएगा, माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, P प्रारंभिक बराबर क्या हो जाएगा, P अंतिम। तो यहां पे देखो संवेग दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए, मतलब निकाय का कुल संवेग कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। यही निकालना था। ये क्या है, इसकी सिंपल वाली मेथड थी, ठीक है। ये कैसी थी, सिंपल वाली मेथड। सेकंड मेथड जो बुक में अपन ने पढ़े हैं क्या है वो देखना यहाँ पे, ये कौन सी है, मेथड फर्स्ट है ये ना, जो अवकलन वाली मेथड है dp अपॉन पे dt, वो पढ़े हैं, ठीक है। तो वो कैसी, देखो उसका मान निकालते हैं, मेथड 2 से निकालते हैं। यहां पे अभी समझ में आया कि नहीं, ये वाला समझ में आया कि नहीं, देखो मैं फिर से बता रहा हूं इसको। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहता है कि बल अनुक्रमानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर। ये हमने पढ़े हैं न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। जब हमने इसका मान रख दिए तो यहां पे लगाएंगे हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, निकाय का बाह्य बल कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो निकाय का बाह्य बल कितना हो गया, 0। जब ये 0 हो गया तो डेल P अपॉन डेल T का मान भी कैसा हो जाएगा, 0। तो यहां पे हमने रख दिया 0, तो P अंतिम मतलब अंतिम संवेग, और ये हो गया प्रारंभिक संवेग। जब हमने पक्षांतर किया तो P प्रारंभिक मतलब प्रारंभिक संवेग बराबर किसका हो गया, अंतिम संवेग का। अर्थात निकाय का कुल रेखी संवेग कैसा रहेगा,
नियत रहेगा। ठीक है, मेथड 2 देखते हैं। देखिए मेथड 2 फिर से वही लगाएंगे कि एफ बाह मतलब न्यूटन के गति का द्वितीय नियम बराबर हो जाएगा, किसी भी चीज का अवकलन करें, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, समय के सापेक्ष। किसका अवकलन कर रहे हैं, संवेग का। तो एफ बाह बराबर क्या हो गया, डीपी अपॉन पे dt। ठीक है, यहां पे फिर से संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, एफ बाह बराबर कितना होता है, 0। एफ बाह बराबर कितना होता है, 0। मान रखेंगे dp अपॉन dt कैसा हो जाएगा, 0। 0 बराबर p अंतिम माइनस क्या हो गया, p प्रारंभिक। और हम इसका मान रख सकते हैं, फिर से पक्षांतर कर दो, p प्रारंभिक इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा p अंतिम। तो यहां पे प्रारंभिक वाले मान क्या क्या लिख सकते हैं बताओ बोला, p बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित, द्रव्यमान गुणित क्या होता है, वेग। तो यहां पे हम रख सकते हैं m1 u1, यही रख सकते हैं, प्लस m2 u2। ऐसे कितने भी रख सकते हैं, mn और un तक, ऐसे कितने भी मान आ सकते हैं, p1 p2 p3 p4। ठीक है, कहां तक आ जाएंगे, pn और un। ठीक है, बराबर अंतिम में क्या लेंगे, m1 v1 लेंगे, अंतिम वेग क्या होता है, v1, प्लस m2 v2 प्लस डैश डैश कहां तक चले जाएगा, ये mn vn तक, mn vn तक। ठीक है, लेकिन जब भी किसी राशि का क्या किया जाता है, समय के साथ अवकलन किया जाए, समय के साथ क्या करें, अवकलन करें, और उसका मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। ये अवकलन का क्या है, नियम है। इधर ध्यान देना, अवकलन का क्या है, नियम, कि जब भी किसी राशि का क्या करेंगे, अवकलन करें, किसी राशि का अवकलन कितना हो जाए, 0 हो जाए, 0 हो जाए। तो यहां पे ध्यान देना, f का मान कितना हो गया है, 0। f का मान कितना हो गया, 0। अर्थात dp अपॉन पे dt बराबर, dp अपॉन पे dt बराबर कितना हो गया है, 0। तो ये वाली राशि कैसी हो जाती है, नियत। जब किसी राशि का अवकलन 0 हो जाता है तो वो राशि कैसी हो जाती है, नियत हो जाती है। तब हम कह सकते हैं, अतः रेखी संवेग p बराबर क्या हो जाएगा, नियत। रेखी संवेग p बराबर आ जाएगा नियत। और यही क्या है, संवेग संरक्षण का नियम है। यदि किसी राशि का अवकलन 0 हो जाता है तो राशि कैसी हो जाती है, नियत हो जाती है। आया समझ में सभी को।